हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और कल आपका मूल अधिकार का पूरा मैराथन चलेगा। उसके अलावा 9 बजे आपकी प्रैक्टिस चलती है, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट की। आज ज्योग्राफी में हम लोग नदी का पार्ट देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग केवल इतना ही सपोर्ट मेरा करें कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडे से हम आपको पहले चैप्टर से पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। मंडे से पहले चैप्टर से पॉलिटी पढ़ाएंगे। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। तो भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है ये समझिएगा। ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक, समझिएगा। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। आपको 52 से लेके 61 तक पहले पूरा अनुच्छेद लिख लेना है। पहले आप ट्रिक लिखेंगे पकानी कोका दुयो दशम। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक आपको पूरा लिख लेना है। अब हम इसको डिफाइन करें। अनुच्छेद 52 पा से पद, अनुच्छेद 53 का से कार्यपालिका प्रधान, ठीक है, कार्यपालिका प्रधान। अनुच्छेद 54 नी से निर्वाचन। अनुच्छेद 55 को से कोटा। अनुच्छेद 56 का से कार्यकाल। अनुच्छेद 57 दा से दोबारा निर्वाचन। क्या होगा? दोबारा निर्वाचन, ठीक है। या से योग्यता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, योग्यता। आप कहेंगे तो हम पूरा आपको सिस्टम से एक चैप्टर पढ़ा देंगे शुरुआत से। दा से दशा, शा से शपथ और माँ से महाभियोग, है ना, महाभियोग, ठीक। देख लीजिए एक बार। पकानी कोका दुयो दशम। केवल आपको ये ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक लगातार होगा, बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है। अब कुछ पूछे यहाँ से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है, आप कहेंगे अनुच्छेद 58। किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख है, आप कहेंगे 52, है ना। किस अनुच्छेद में पद का उल्लेख है, आप कहेंगे 52, महाभियोग 61, ठीक। एक नज़र देख लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग इसे एक एक अनुच्छेदों को अलग अलग पढ़ेंगे। कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आप एसएससी दीजिए, लेखपाल, यूपीपीसीएस या टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सारी परीक्षाओं में आपका ये चैप्टर पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न आता है। अभी जूनियर एडिट के पेपर में भी यहाँ से 2 अनुच्छेद पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भैया 52 में है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भारत में कई और राष्ट्रपति हैं ना, एक ही राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में पद का उल्लेख है, ठीक।
अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की, ठीक है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। केंद्र का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, है ना। प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं तो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 54 देखिए, निर्वाचन। आप लोगों को लगता है कि निर्वाचन क्या होता है, नियुक्ति क्या होती है ना। निर्वाचन शब्द जहाँ पे लिखा हो आप समझ लीजिए कि चुनाव की बात हो रही है ना। चुनाव दो ही प्रकार से होते हैं, या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिस चुनाव में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें जनता पार्टिसिपेट ना करे उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो भैया जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम आप वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। देखिए कौन कौन भाग लेता है ये समझिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है, यहाँ बताते हैं 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं तो 3 लेते हैं। कितने लेते हैं? 3 लेते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। पहले आप लिख लीजिए हमारे साथ, फिर हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। नंबर 2 है राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। नंबर 3 है दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक हो गया। नोट कर लीजिए। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं। चलिए एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, संसद, आप जानते हैं कि संसद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो भैया निर्वाचित का मतलब होता है कि जिनका चुनाव हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉमिनेट मेंबर्स भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। आपने पढ़ा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, तो भैया ये 12 मेंबर्स इनको वोट नहीं करेंगे, ठीक है। केवल निर्वाचित, मतलब जिनका चुनाव हुआ है उसे निर्वाचित मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 2 है राज्य की विधान सभाओं के, है ना, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। 28 राज्य है, 28 राज्य में विधानसभा है, और विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक होंगे, देखिए जो संसद के मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग सांसद कहते हैं, जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग विधायक कहते हैं, है ना। चाचा हमारे विधायक हैं, ऐसा कुछ स्टूडेंट क्लास में कहा करते थे, ठीक। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी, आप सोच रहे हैं कि हमने इसको अलग से क्यों लिख दिया, तो भैया इस संघ प्रदेश है ना। संघ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश है।
केंद्र शासित प्रदेश के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, दूर की दृष्टि से किसी भी राज्य को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपको हम बताएंगे भाग 8 में। आप लोग सपोर्ट करते चलिए, मंडे से हम आपको पहले चैप्टर से पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे समझिए, दिल्ली और पुडुचेरी में विधान परिषद है, ठीक, सॉरी सभा है। 8 संघ प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जो डायरेक्ट प्रभुत्व होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो 3 जगह पर विधान सभा है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है। 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। हो सकता है कि जब अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है ना, कमेंट जरूर करेंगे। अब एक प्रश्न और आता है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना, 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। अब ये शामिल वाले मेंबर्स हैं, है ना, इतने मेंबर्स वोट करते हैं। तो जल्दी से मेरे से 2 बार बोलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 54 में है ना, 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं? 3 लेते हैं। कितने निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं? 3। जब कौन कौन से? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप बताइए कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जब हम ऐसे प्रश्न आपसे पूछें तो फटाक से आंसर लिख दीजिए, है ना। कहा है कि जो लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चीज़ें जल्दी याद होती हैं, है ना। तो 70 संविधान संशोधन 1992। अब प्रश्न ये आता है कि भैया इनके चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो आप क्या कहेंगे, इनके चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे नोट में लिख दे रहे हैं कि कौन भाग नहीं लेता। नोट में लिख दे रहे हैं। तो आप कहेंगे मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। कौन भाग नहीं लेता? तो भैया आप कहेंगे मनोनीत। अब कौन मनोनीत? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, हिंदी में मनोनयन करता है, ठीक है। तो ये 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ठीक। निर्वाचन में नहीं लेंगे लेकिन हटाने में लेंगे। जब महाभियोग लगेगा आपको बताएंगे हम, तो ये भाग लेंगे, ठीक। अब आगे समझिए, विधान परिषद के सदस्य। अभी हमने आपको बताया कि विधान परिषद जो है वो हर राज्य में नहीं है, है ना। विधान परिषद केवल 6 राज्य में है। कौन कौन सा है? जब हम विधान परिषद पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। सपोर्ट करते रहिए। पैसे की यहाँ कोई बात नहीं है, केवल मेरी वीडियो को शेयर करिए। मंडे से हम पहले चैप्टर से आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो विधान परिषद के मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाग कौन नहीं लेगा। विधान परिषद के मेंबर्स और मनोनीत मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आपको और याद ये रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे, इनके लिए 100 सदस्यों की समर्थन जरूरी है। कौन से 100 सदस्य? 50 ने लिखित समर्थन किया हो, 50 से मौखिक समर्थन किया हो। नहीं समझिए आप, देखिए कैसे। मान लीजिए
कि हमको राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो, तो जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं। ठीक है, यहाँ आपको विधानसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, आप डायरेक्ट चुनाव लड़ सकते हैं, चम्मच कलछुल नाव डिबिया कौनों को चुनाव चिन्ह बना कर। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो यह पार्टी वाले पे डिपेंड करता है, आप किस राजनीतिक पार्टी से हैं, आपको कौन उम्मीदवार बना रहा है। ठीक है, तो समझिएगा 100 सदस्य, मान लीजिए कि हम एक किसी पार्टी से हैं। ठीक है, अब हमें राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया गया है, तो जो भी मेंबर्स होंगे वो मेरे नाम का समर्थन करेंगे। टोटल 100 मेंबर्स चाहिए, 50 ने नाम का लिखित समर्थन किया हो, 50 ने नाम का मौखिक समर्थन किया हो, कुल मिला के 100 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हैं, और दूसरी हो सकता है कि मेरा नाम है शिखा मैम, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, 100 मेंबर्स की सहमति अनिवार्य है। ये पूछा करता है कि कितने मेंबर्स की सहमति जरूरी है, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ये पूछेगा, लिखित मौखिक नहीं पूछेगा। 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। ठीक है, ये इनका चुनाव हो गया। चलिए, कोटा। अब कोटा क्या होता है? कोटा को इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं। जो राष्ट्रपति को वोट मिलता है उन वोटों की काउंटिंग होती है ना। जैसे समझ लीजिए इनको भी कोटा में, कोटा समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार हैं, A, B, C और D, है ना। कितने उम्मीदवार हैं? 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुल मतों की, तो जो कुल मत हैं, मतलब जो कुल वोट हैं, वो कितने हैं? 1250, सॉरी, कुल मतों की संख्या मान लीजिए कितनी है? 2500 है। और जिसको भी 1250 प्लस 1 वोट मिलेगा, ठीक है, जिसको भी 1250 प्लस 1 वोट मिलेगा वही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब चुनाव हो गया, है ना, और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इनको 1000 वोट, इनको 900, इनको 800, इनको 700 वोट मिल गया। ठीक है, आप देखिए किसी को भी 1250 प्लस 1 वोट नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिसका मत सबसे कम होगा उनके मतों को दूसरे में बांट दिया जाता है। कैसे? समझिए, जिनका ज़्यादा उनको ज़्यादा मिलेगा, जिनका कम है उनको कम मिलेगा। मान लीजिए कि इनको 400 दे दिया गया, ठीक है, और इनको कितना दे दिया गया? इनको दे दिया गया 150, इनको दे दिया गया 50। डी वाले मतों को सब में बांट दिया गया। अब ये कितना % होता है यह तय करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। ठीक, 4, 5, 6, 7, है ना। मान लीजिए कि यहाँ 700 है, 400 इनको मिल गया, ठीक है, 200 इनको मिल गया और 100 इनको मिल गया। कितना हो गया? 7। ठीक, अब जब आप इसको काउंट करेंगे इनका वोट कितना हो गया? 1400। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति बनेंगे वो एक कैंडिडेट को बनाया जाएगा। भैया बहुत दिमाग ना लगाइए, याता वाता है नहीं, बस जानते रहिए, जब आप मेंस वगैरह लिखेंगे तब उसमें ये आएगा। ठीक है, अब समझिए, कोटा को इंग्लिश में काउंटिंग, काउंटिंग समझ में आ ही रहा होगा, कौनों चीज़ को काउंट करना, है ना। अब 4 उम्मीदवार खड़े हैं, पार्टी वाले ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, चारों को वोटिंग पड़ गई, कोई को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में मतों को बांट दिया जाता है। इसे कहते हैं द्वितीय चक्र की मतगणना। क्या कहते हैं? द्वितीय चक्र की मतगणना कहते हैं। वीवी गिरी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने अनुच्छेद 52 पद का उल्लेख पढ़ा, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 55 पढ़ा। ठीक है, इसके आगे वाली क्लास आपको मिलेगी देखने को कल, पार्ट 2 राष्ट्रपति। सपोर्ट करिए, पैसे की कोई बात नहीं है, कोई सब फ्री है, बस आपको सपोर्ट देना है सब्सक्राइबर के माध्यम से, मेरी वीडियो को शेयर करने के माध्यम से। जितना आप सपोर्ट करेंगे हम एक पूरा संविधान, पूरा भूगोल सब आपको फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए
यहाँ पे आज की क्लास को हम रोकते हैं और 9 बजे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, देखना मत भूलिएगा। नदी टॉपिक रहेगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।